घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब? मेरा मतलब घर के क्लब। क्लब। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है हनी सिंह माफिया मुंडीर की, हो। उसके बारे में हाई हनी सिंह एंड माफिया मुंडीर का तो देखो, आप मास्टरबेशन की बात कर रहे थे कि बॉयज काफी वीक है आज के टाइम में, उनका माइंडसेट काफी वीक है। अरविंद भाई ने चिप तो लगाई दी है सबके अंदर। चिप में नए नए अपडेट डालते रहते हैं। शुक्र है मेरा नाम नहीं आया आज तक उसका। जैसे अब कहते हैं कैलिस्थेनिक जो कहता है उसके एक श्रेडेड बॉडी बन जाती है लेकिन साइज नहीं आता, तो ये मिथ है कि हो सकता है? भाई देखो, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज बताया गया है कि अगर कोई बंदा ओबीस है, मोटा है, तो उसको खुश रहना चाहिए कि उसका शरीर जैसा भी है। कोई भी इंसान ओबीस है तो वो अपने लिए ही एक तरीके का बोझ है। जय श्री राम। जय श्री राम। और भाई कैसे हो? बढ़िया। आई एम सो ग्लैड टू मीट यू फाइनली भाई, स्कूल से जानते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल भाई, आज मिल रहे हैं फिटनेस की जर्नी को लेके। तो क्या चल रहा है भाई आपका, सबको बता दो आज। भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। रिसेंटली हमने अपना खुद का पर्सनल जिम खोला है, जहाँ पे आज हमें सौभाग्य मिला ये पॉडकास्ट शूट करने का। स्पार्टा कैलिस्थेनिक्स चेंबर, न्यू कॉलोनी, गुड़गांव में। और बीच में रह गया तो मैं बताना चाहूँ, भाई का नाम जसमीत सिंह है। हाँ भाई, माय नेम इज जसमीत सिंह। आप लोग शायद मुझे ना जानते हो, ये शायद जानते हो। जान जाएंगे अब जान जाएंगे अब भाई। जान जाएंगे। हमारा मकसद यही है कि कोई तो जाने, ऑडियंस ग्रो तो जाने। थोड़ी बहुत जहाँ से भी हो, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप बताओ। बढ़िया यार। मैं जैसे सुना कि आपने कैलिस्थेनिक्स चेंबर खोला है अपना खुद का। कैलिस्थेनिक्स है नहीं आसपास कहीं पे भी, आपने खोला है तो मुझे काफी मतलब अच्छा लगा। चाहता था लोगों को बताना चाहता था कि कैसे शुरुआत हुई, तो बताइए। भाई देखो, शुरुआत मेरे बड़े भाई ने करी थी हाँ जी। कैलिस्थेनिक्स की। गुड़गांव में, दिल्ली में जब बहुत ही कम लोग कैलिस्थेनिक्स करने वाले हुआ करते थे, अच्छा। तब मेरा बड़ा भाई जो था वो जिम की मेन स्ट्रीम वर्कआउट्स को छोड़ के अपने वर्कआउट्स को पार्क्स में और किसी भी मौसम में, किसी भी टाइम, घर पे या पार्क में करना शुरू करा। अर्लियर इन डेज जब कैलिस्थेनिक्स इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ करता था इंडिया में, अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। पहले 2-4 लेजेंड्स थे, फ्रैंक मैट्रियानो, हैनिबल, इनकी वीडियोस देख के सबको शौक सा चढ़ा कि आखिरकार ये अपने बॉडी वेट से कर क्या रहे हैं, ऐसा क्या चीज है, ये लोगों को जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। फिर हम इस चीज में घुसे। मतलब मैं तो अपने भाई की वजह से ही घुसा। उन्होंने ये चीज स्टार्ट करी, पार्क्स वगैरह में हमने जाके वर्कआउट करने शुरू करे, सर्दी गर्मी, फिर लोग हमारे साथ जुड़ते गए। गुड़गांव में जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत करी कैलिस्थेनिक्स की, मेरे बड़े भाई ने, फिर मैंने उसको थोड़े सालों बाद ज्वाइन करा। मैं भी थोड़ा एडमेंट था कि ये कैलिस्थेनिक्स के तौर तरीके, जिम, रेगुलर जो आपका हाइपरट्रोफी बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग होती है, उसके आगे नहीं टिकते। ओके। मतलब मैं उसको सुपीरियर मानता था। बट फिर मैंने अपनी खुद की रिसर्च के पर्पस के लिए मैंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करी एंड मैं इसके एडिक्टेड हो गया बिल्कुल। एंड टुडे इज द डे हम स्पार्टा की एक नई ब्रांच में बैठे हैं। इससे पहले हमारा ओपन अपना जिम था स्पार्टा, मेरे अपने घर पे, जिसको मैं आया भी था वहाँ पे। हाँ, वहाँ भी आए थे भाई आप। काफी अच्छा लगा मुझे देख के, एक खाली जगह पे आपने अपना कुछ यूटिलाइज करा, उसको अच्छा बनाया। और वहाँ पे आसपास के जितने भी लोग हैं, दूसरे भी आते थे, मेरे पास के भी यहाँ के लोग आते थे आपसे मिलने के लिए वहाँ पे। ऑल ओवर गुड़गांव से मेरे पास वहाँ पे लोग आते थे जो मैं ज्वाइन करते थे। हालांकि इतना वो स्पेस नहीं थी कि वहाँ पे मैं लोगों को कमर्शियली बहुत बड़े स्केल पे ट्रेन कर पाऊँ। बट अंडरग्राउंड तरीके से हमने बहुत लोगों को ट्रेन करा वहाँ पे ओपन जिम में भी। तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस था। हर मौसम में हमने ट्रेनिंग करी है। बारिश में 45 डिग्री की धूप में एक्सरसाइज करी है हमने, लू चल रही थी तब एक्सरसाइज करी है, बारिश थी, धुंध पड़ रही थी, जब 5 डिग्री टेम्परेचर था गुड़गांव में, हमने तभी भी एक्सरसाइज करी है। तो कैलिस्थेनिक्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स है। आप एक कमर्शियल जिम को, जैसा कि मैं चला रहा हूँ अब, बट मैं फिर भी वो वाली वाइब, एक ओपन एयर जिम वाली वाइब मिस करता हूँ। तो क्योंकि गुड़गांव का वेदर सूटेबल नहीं है सारा साल ओपन में एक्सरसाइज करने के। बट फिर भी अब हम देखते हैं आने वाले सालों में कहाँ लेके जाती है हमारी ये जर्नी हमें। आपने स्टार्ट करा, हम आपके साथ है भाई। पहले तो बहुत अच्छा लगा देख के कि थैंक यू क्योंकि बचपन से पुलअप्स, इसका पुशअप का काफी शौक था मुझे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था जैसे। तो मुझे पर मिला नहीं, मुझे जिमनास्ट का काफी शौक था। पहले मिल गया होता तो मैं भी कैलिस्थेनिक्स की तरफ ही चला जाता। तो उसी बात। देखो,
ना मिलने का यही एक रीजन था कि कैलिस्थेनिक्स उस टाइम पे इतना मेन स्ट्रीम कोई था नहीं, सिखाता ही नहीं है यहाँ पे, कोई एक्चुअली सिखाता नहीं था। सिखाता नहीं आज भी है। गुड़गांव में शायद ही कोई लोग हैं, हाँ, जो कैलिस्थेनिक्स पे फोकस हाँ, डालते हैं। कैलिस्थेनिक्स को सिखा रहे होंगे। हम्म। प्योरली कैलिस्थेनिक्स तो मैं नहीं कहूंगा कि हम करते हैं, हम स्ट्रीट हम्म। लिफ्टिंग हाइब्रिड ट्रेनिंग करते हैं, जो कि एक ओके। स्मार्टर हाँ। चॉइस है आज की डेट में एक्सरसाइज करने की। किसी भी चीज में प्योरली मीट हेड जब भी बनो जब आप उसमें compete कर रहे हो। बाकी हम अपने क्लाइंट्स को उनके ट्रेनिंग गोल्स के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं और खुद भी ओके। उसी तरीके से ट्रेन करते हैं। वेट्स को साथ साथ यूज करते हैं, जो हैवी दिखेगा लिफ्टिंग। वही बिकेगा, मतलब वही है कि आपको खुद बिल्कुल फिट भाई, रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कांट बी लाइक कि मैं 20 पुलअप कर लेता हूँ, 20 हम्म। मसल अप कर लेता हूँ, लेकिन मैं 100 किलो भी डेडलिफ्ट या स्क्वाट नहीं मार व्हाट्स पाऊंगा। योर पीआर? मैक्स आपने मतलब कितना करंटली करा है? मसल अप बॉडी वेट एनी डे मैं अराउंड 10-12 रैप मार लेता हूँ। और वेटेड और विदाउट वेट? वेटेड मसल अप मेरा एट प्रेजेंट 15 kg है। ओके। 1 रैप मैक्स, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अभी मैं दोबारा से उतरा हूँ 1 रैप मैक्स मसल अप की ट्रेनिंग में। तो हम्म। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। पुल अप अराउंड 55-50 kg होता है। डिप मेरा 80 kg है। ओके। बट इसके साथ साथ जो हमारी हाइब्रिड ट्रेनिंग की स्पेशलिटीज है कि हम दूसरी चीज़ें भी करते हैं, कि मतलब कोई आपको ये ना कह पाए कि हम जिम में स्क्वाट डेडलिफ्ट बेंच मारते हैं। उस चीज़ों में भी हमारा फोकस अच्छा है। लाइक बेंच मेरी एट प्रेजेंट मेरा जो वेट है वो 69-70 kg रहता है। तो इस वेट पे मेरी डेडलिफ्ट 220 kg है, मेरा स्क्वाट 170 kg है, मेरी बेंच अराउंड 120 है। मैंने अभी टेस्ट नहीं करा बट आई कैन से दैट कि तो ये 120 के। भी टाइम आपकी बढ़ती है बेंच पीआर जितने भी है, या खुद जेनेटिक्स भी होता है कुछ? देखो, जेनेटिक का रोल बेंच प्रेस में अलग है, डेडलिफ्ट में अलग है, स्क्वाट्स में हाँ। अलग है, हर एक्सरसाइज में जेनेटिक्स का रोल अलग है। बट मेन जो कोई भी आपकी लिफ्ट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको उसमें बस प्रैक्टिस करनी है। ओके। प्रैक्टिस करते रहोगे और स्मार्ट प्रोग्रामिंग। बहुत से लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता होती, वो बस हर बार जिम में जाते हैं अपने 1 रैप मैक्स मारते हैं हर वर्कआउट में, इसलिए उनका 1 रैप मैक्स कभी बढ़ता नहीं है। आइडियली हम 1 रैप मैक्स को 6 महीने या साल में 1 या 2 बार मारते हैं। ओके। बाकी सारा साल हम वेट के 70%, 80%, 60%, 90%, 1 RM के अराउंड ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। मतलब ग्रीस द ग्रूव करने वाली बात होती है। जितना आप अपने मूवमेंट को तराशोगे, जितना आप लोअर वेट पे स्ट्रांग हो गए, यानी 70-80% पे आप स्ट्रांग हो गए, तो आपका 1 RM ऊपर जाएगा ही। जैसे कि अगर आप बॉडी को डेडलिफ्ट आदत कर पड़ रहे हो, जाएगी एक बॉडी को तरह की। आदत पड़ जाएगी, अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कि मतलब लोगों को लगता है सिर्फ पीआर रेप से ही, पीआर वेट से ही होता है, बट आपका अपना पीआर आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। जैसे कि स्टैमिना हो गया, काफी चीजें हो गई हाँ, अपना, पहले पीआर कितना आप में वर्कआउट आप पे। हाँ, पीआर में आप रेप से भी कर सकते हो, रेप पीआर भी होता है। ओके। ठीक है, फॉर्म का पीआर भी होता है कि भाई किसी ने एटीजी स्क्वाट का पीआर मारा। फिर अलग अलग वेरिएशन एक्सरसाइज में आ जाती है। अगर डेडलिफ्ट है तो भाई डेफिसिट डेडलिफ्ट का पीआर अलग होगा, ओके। सुमो डेडलिफ्ट का अलग होगा, कन्वेंशनल का अलग होगा, पॉज डेडलिफ्ट का अलग पीआर होएगा, रैक पुल का अलग पीआर होएगा। तो ये सारे, अब जैसे स्क्वाट्स हो गया, स्क्वाट्स में आपका फ्रंट स्क्वाट हो गया और आपका बॉक्स स्क्वाट हो गया, आपका एटीजी स्क्वाट हो गया, इन सब के पीआर अलग अलग होते रहेंगे, तो आपका मेन पीआर बढ़ेगा। अब इन सब में आपके सब ऑप्टिमल जो वेट होते हैं, यानी कि 80-90% जो आपका वेट होता है, उसमें अगर आप स्ट्रांग होते जाओगे तो आपका 1 RM ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। किसी का मतलब अगर 80% 80 किलो है और 1 RM 100 किलो है, तो अगर वो हर बार 100 किलो 100 किलो मारता रहेगा तो उसकी ग्रोथ के चांसेस कम है। अगर वो 80 kg पे रैप बढ़ाने की कोशिश करेगा कि भाई 80 पे आज वो 2 मार रहा है, 1 महीने बाद वो 5 मार रहा है, फिर वो 10 मार रहा है, तो जब वो अपना 100 kg या उससे प्लस ट्राई करेगा तो वो ऑटोमेटिकली 110-120 पे जाएगा। हम्म। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट ये एक तरीका है। ऐसे आपकी लिफ्ट्स बढ़ सकती हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं। ओके। वेरिएशंस डालना, अलग अलग तरीके की एक्सेसरीज करना, तो हर चीज का हर चीज में कैरी ओवर आता है। बस आपको रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जैसे आप कहते हैं कैलिस्थेनिक जो कहता है उसके एक श्रेडेड बॉडी बन जाती है लेकिन हम्म। साइज नहीं आता, हम्म। तो ये मिथ है कि हो सकता है? भाई देखो, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज का पैटर्न चूज कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे हो। आपकी बॉडी को नहीं पता कि आपकी बैक ट्रेन करने के लिए अगर आप कोई भी पुल मूवमेंट यूज कर रहे हो, लेट सपोज कि आप लैट पुल डाउन की मशीन यूज कर रहे हो या आप पुल अप कर रहे हो,
आपकी बॉडी को डिफरेंस नहीं पता, आपकी बॉडी को बस लोड के अगेंस्ट एक्ट करना आता है। आपकी बॉडी को पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है। हो सकता है वो आपके अपने बॉडी वेट से रेजिस्टेंस आ रही हो पुल अप के केस में, या लैट पुल डाउन के केस में वो मशीन से रेजिस्टेंस आ रही हो। ओके। तो बल्क और कट वाली जो बॉडी, श्रेडेड और ये वाली बॉडी का जो मिथ है, ये स्पोर्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स के एथलीट आप देखो आज के डेट में बहुत यूज है। विटली फेस्चक है, बार ब्रदर्स हैं, स्टिपके हैं, जो मिस्टर ओलंपिया में आया डेमन रेमन, आई गेस वो भी कैलिस्थेनिक्स हाँ, का था पहले। अपनी फाउंडेशन में सारे बॉडी बिल्डर कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइजेज यूज करते हैं। मैं फिर से यही कहूंगा कि किसी भी चीज में मीथड तरीके से घुसने से बढ़िया है आप उस चीज का बेस्ट उठाओ। अगर आपको बल्क करना है तो वो ज्यादा आपकी डाइट पे डिपेंड करेगा रादर देन आपकी ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे आप कहते हैं कि बल्क कर लो, कोई कहता है डर्टी बल्क भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी खाओ, तो उसमें कैसे, मतलब एक तो हो गया कि आपने जो आपकी कैलोरीज है उससे थोड़ा अच्छा खाना, कैलोरी से ज्यादा खाया आपने, आपका बल्क होगा। एंड हो गया कुछ भी खाया, तो वो ज्यादा फायदेमंद है या दूसरा ज्यादा फायदेमंद है? देखो इसमें भी पर्सनल चॉइस, जेनेटिक्स, केस टू केस डिपेंड करता है। अब कोई बच्चा है जिसका वेट ही 40-50 किलो है और उसको बल्क करना है, तो मैं आइडियली उसे ये कहूंगा कि भाई आप कुछ भी खाओ, डजेंट मैटर। कि अब मैं उसको बोलूंगा कि आप कैलोरिक सरप्लस 200-300 रखो और बॉइल्ड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, अंडे, राइस इस पे फोकस करो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगर वो केस है किसी प्रोफेशनल एथलीट का, उसको बल्क करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि वो क्लीन तरीके से बल्क करे उसको। डर्टी बल्किंग देखो स्टार्टिंग के लिए अच्छा, जिनका जो ज्यादा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बहुत ही क्लीन डाइट, इंडिया में रह के क्लीन डाइट खाना एक बहुत बड़ी अपने में बात है। ये पेरेंट्स अलाउ करते हैं, किसी की नहीं करते। अब कोई 15 साल का बच्चा है, अगर उसको वो है 38-40 kg का, उसको वेट बढ़ाना है, तो आप उसको अगर एक डाइट बॉडी बिल्डर वाली लिख के दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं यूजलेस चीज है। उसको आप बोलो कि अपने घर का खाना रेगुलरली बढ़ाए, कॉन्टिन्यूसली उसको खाते रहे, रेगुलर इंटरवल पे अपनी मील रखे, थोड़ी बहुत बाहर की चीजें भी खाता रहे। अब इसमें ये भी नहीं है कि हम उस बच्चे को बोलेंगे कि भाई सारा दिन जंक खाए। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बट इन द एंड कैलिस्थेनिक्स एथलीट भी बल्क वाले होते हैं। अब आप देखो कि जो वर्ल्ड के टॉप लेवल कैलिस्थेनिक्स एथलीट हैं, लोगों की बेंच प्रेस इतनी नहीं होती जितनी उनकी डिप है। 200 किलो बार डिप मारने वाले एथलीट है, मतलब अपने बॉडी वेट 100 किलो बॉडी वेट, 80 किलो 90 किलो बॉडी वेट पे 170-80 किलो और लगा के एक पैरेलल बार डिप मारने वाले एथलीट्स बहुत बैठे हैं। 100 किलो से ऊपर का पुल अप करने वाले एथलीट भी बैठे हैं, 50 किलो मसल अप करने वाले एथलीट भी बैठे हैं। तो वो टाइनी नहीं है, वो टिमिड नहीं है, अपनी बॉडी वेट के साथ ही वो कहना, वो सारे एथलीट बहुत ह्यूज है, वो सब एथलीट ह्यूज है। उनके सामने बॉडी बिल्डर्स छोटे लगे, वो इतने ह्यूज है। विटली फेस्चक का मैंने एग्जांपल दिया था, वो 100 किलो प्योर मसल मास एथलीट है। अब वो सब कोई रॉइड्स पे होता है, मोस्टली होते हैं, कॉम्पिटिटिव एथलीट्स हैं तो कहीं ना कहीं एनहांसमेंट पे होंगे। बट वो बात अलग है, वो टॉपिक अलग है कि एनहांसमेंट कैलिस्थेनिक्स में कितनी होती है। देखो कोई अगर बहुत ही अनरियलिस्टिक फिजिक है किसी की, और वो अनरियलिस्टिकली स्ट्रांग है, हालांकि वो 10-15 साल से मेहनत कर रहा है, बट चांसेस है कहीं ना कहीं उसने पीईडीज लिए हैं। वो अलग ही टॉपिक हो जाता है। आज का हमारा यही मतलब है कि जैसे कोई लोग होते हैं जिनको जिम नहीं जाना होता, अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी वजह से नहीं जा सकते, वो घर पे भी अपना कर सकते हैं, स्ट्रीट में भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपकी फिजिक हम दिखा देंगे, वो तो वो देखा आपने घर पे बनाई है, कोई आपने जिम तो गए होंगे ऑब्वियसली, कभी ना कभी जिम गए हो, लेकिन मोस्टली आप घर पे ट्रेन करते हो, यहाँ पे ट्रेन करते हो आप, तो उसके आपकी फिजिक काफी अच्छी है, तो आप कैलिस्थेनिक्स से भी अच्छी कर सकते हो। मतलब जो ही नहीं है कि आपको एस्थेटिक ही जाना है, बिल्कुल कैलिस्थेनिक्स भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जब तक लोग कैलिस्थेनिक्स को वर्कआउट से अलग मानते रहेंगे ना, तब तक ये मिसकंसेप्शंस कभी ठीक नहीं होंगे। कैलिस्थेनिक्स भी वेट ट्रेनिंग की तरह ही है, बस इसमें आप अपने बॉडी वेट का यूज कर रहे हो। ओके। बॉडी वेट का यूज करने के बाद आपको अपनी ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है, तो आप क्या करोगे? तो आप बॉडी वेट पे एक्स्ट्रा वेट लगाओगे। बट जो एक्सरसाइज सिलेक्शन है वो डिफरेंट होता है। जिम में लोग पुलअप एज अ वार्म अप मारते हैं, जबकि आप देखो बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर पुलअप्स को अपनी मेन एक्सरसाइज के तौर पे यूज करते हैं
इन बॉडी बिल्डिंग, बैक बिल्ड करने के लिए अपनी। बट जिमों में ऐसा सिखाया जाता है कि पुलअप्स आप वार्म अपने अप कर लो, वार्म अप में वार्म अप मार कर लो, लो। और होए तो ठीक, ना हो तो ठीक। तो कोई बस अगर ज्यादा, अगर आप किसी को ले रहे हो, किसी से पीआर ले रहे हो, वो कहते हैं अपना पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो, पीटी ले रहे हो आप, तो वो कह देंगे कि अब हर सेट के बाद 10 पुलअप मार लो। वो भी तभी कहेंगे अगर आप पीटी ले रहे हो, कोई बिल्कुल वैसे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेगा। वो कह देंगे जाके वार्म अप कर लो थोड़ा सा पुलअप के साथ। बिल्कुल। पर पुलअप काफी अच्छी एक्सरसाइज है। अल्टीमेटली देखो, बैक बिल्डिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, सालों से लोग करते आ रहे हैं। एंशियंट टाइम से लोग पुलअप, पुशअप, स्क्वाट्स, ये सारी चीजें करते आ रहे हैं बॉडी वेट, जब मशीनें थी भी नहीं। आज भी आप बड़े बड़े पावर लिफ्टर्स को देखो, सबने पुलअप्स का यूज करा है। अब चाहे वो वेस्ट साइड बारबल के पावर लिफ्टर हो, चाहे वो कोई भी रशियंस हो या कुछ हो, रशियंस वगैरह तो बेसिकली करते ही कैलिस्थेनिक्स है। ओके। और वो कैलिस्थेनिक्स करके इतने तगड़े हो जाते हैं जितने लोग बाग दूसरी एक्सरसाइजेस करके पहुंच नहीं सकते। मतलब वहां पे आप देखोगे कि नॉर्मल पार्क में बच्चे हैं जो बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा यूज है, ओके। जो ऐसे ही 100 किलो पुलअप मार रहे होते हैं, 50-60 किलो 70 किलो पुलअप मार रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे बचपन से। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिम करना और जिम में वर्कआउट करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप एक्सरसाइजेज सिलेक्शन अपनी हमेशा बेटर कर सकते हो। ओके। पुलअप्स अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हो, डिप्स कर सकते हो। इन एक्सरसाइजेस को लेके भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। ओवर ऑलराउंड आप कर सकते हो, मतलब हाइब्रिड ट्रेनिंग इज द वे। बेस्ट है मतलब। हाइब्रिड ट्रेनिंग, ओके। बिल्कुल अपने बॉडी वेट ट्रेनिंग में भी स्ट्रांग हो और एक्सेसरीज के तौर पे उसमें भी अपनी स्ट्रांग जिम हो, वाली एक्सरसाइजेस करो। दोनों आना चाहिए बिल्कुल मतलब। दोनों आनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सारे सालों तक कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। तो हमारा इसके लिए तो बताने की थैंक यू पहले तो Thank you. कैलिस्थेनिक्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे आजकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी चल रहा है, फेमिनिटी चल रहा है, इनकी वो चल रही है, वर्बली मान लो थोड़ा, मतलब क्या कहते हैं अपना, एक दूसरे पे मेंस को थोड़ा दबाने की, कि थोड़ा एलजीबीटी जो आ जाता है उसके थ्रू ज्यादा लेके जाने की, थोड़ा फेमिनिन बनाने के मेंस को। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है इस पे? देखो, मैं बहुत टाइम से इसी चीज का एडवोकेट करता रहा हूँ कि LGBTQ वाला जो स्टफ है वो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे देश में आ रहा है। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे देश में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक। अब लोग बाग इसको डीप रूट्स में इसकी जाके अगर देखेंगे, जो वेस्ट कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, इनका हाल है वो इंडिया का होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम यही वोकिज्म को अपनाते रहे और अपने बच्चों को उनके रियल कल्चरल वैल्यूज और हेरिटेज से दूर ले जाते दूर रहे। रखे उसको। बिल्कुल। अब लोगों को लगता है कि हम बस LGBTQ वालों को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कूल हो गए, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ज्यादातर लोग इसीलिए कहते हैं कि कूल लगना है उनको। अब इसके रूट में अगर कोई जाएगा कि भाई कैसे वेस्ट साइड में इतना ज्यादा कल्चरल चेंज जो ड्रास्टिक आ चुका है ये LGBTQ मूवमेंट की तरफ से, कि वो लोग अपने माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को पैदा होते प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे डाल देते हैं। ओके। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो दिमाग से वोक पेरेंट्स हैं, सो कॉल्ड वोक वोक पेरेंट्स हैं। उनको हर जेंडर फ्लूइडिटी को प्रमोट करना है, उनको LGBTQ को प्रमोट करना है। ओके। इसलिए वो ये मानते हैं कि हमारे बच्चे का जेंडर वो खुद डिसाइड करेगा। ओके। जबकि आप देखो कि भगवान ने 2 जेंडर बनाए हैं। किसी डिफॉर्मिटी की वजह से अगर किसी में कोई जेनेटिकल डिफेक्ट या इशू आ जाता है वो एक अलग चीज है, उस पर मैं बोलने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं उस चीज की मेडिकल साइंस को नहीं जानते हैं। हमारे अगर शास्त्रों में देखा जाए उनको भी इज्जत दी गई है। बिल्कुल। हमारे में कभी उनको गलत नहीं बोला गया। बिल्कुल। उनके आशीर्वाद को ऊपर रखा गया है। उनके जो हमें अगर वो कहते हैं बून और कर्ज देते हैं उनको ऊपर रखा गया है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि हम मानते नहीं उस चीज में, जो ये लाना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ देखो, शास्त्रों में बून और कर्ज, बड़ों के आशीर्वाद को भी इम्पोर्टेंस उतनी ही दी जाती है। बट देखो ये कहीं ना कहीं आप
इस चीज का ना मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन मैं अभी प्यूबर्टी ब्लॉकर्स वाला जो आपको बता रहा था, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के जेनिटल्स तक कैस्ट्रेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कि भाई अगर मेरा 5 साल का बच्चा है और सपोजिटली उसको पिंक कलर पसंद आने लगा है, अभी बच्चा इतना समझदार नहीं हुआ है दिमाग से कि वो सोच सके कि कौन सा कलर क्या है, कौन सा कलर क्या है। माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि यार मेरा लड़का तो गलत बॉडी में पैदा हो गया, ये असल में लड़की है, जस्ट बिकॉज उसे कोई डॉल पसंद आ गई, जो कि बचपन में बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता कि उनको समझ आए। तो वेस्ट साइड पे ये बहुत पीक पे है कि लोग बाग अपने बच्चों को जेनेटिकल बिल्कुल हटा देते हैं, उनके जेनेटिक्स चेंज कर देते हैं, जबरदस्ती प्यूबर्टी ब्लॉक करते हैं। तो ये एक बहुत डीप इस चीज पे जा रहा है। ओके। आप देखोगे कि अब कितने 100-150 से भी ज्यादा जेंडर्स हो चुके हैं, या जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि सिर्फ 2 जेंडर है, मेल एंड फीमेल। इसके अलावा कुछ भी है, दैट इज योर मेंटल डिसऑर्डर, एब्सोल्युटली, जिसका कोई इलाज नहीं है। 6-6 फुट के 100-100 किलो के आदमी अपने आप को एज अ औरत आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड वो अगर एक तरह से अगर करना चाहते हो, चल करो आप, बिल्कुल, स्पोर्ट्स में लेके आना उसको, स्पोर्ट्स में लाना और सामने वाले को जबरदस्ती बोलना कि आप भी मुझे वैसे आइडेंटिफाई करो। आप एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हो, जरूरी नहीं है कि मुझे भी उसमें आपका साथ देना है। मुझे आप दिख रहे हो कि आप एक 6 फुट 3 इंच के 150 किलो के आदमी हो, अच्छे खासे, अगर आपने मेकअप कर रखा है, आपने लिपस्टिक लगा रखी है, आपने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं, कोई मैटर नहीं करता कि आप अपने आप को कैसा समझ रहे हो। मेरे ख्याल से मेरी नजर में आप एक आदमी हो। एक इंटरव्यू था, मेरे ख्याल से अमेरिका के था, वो कोई जज उनसे पूछ रहा था कि अगर कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, माइक टाइसन ही आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, शायद मीम भी बना था, उसका एक क्लिप बनी थी कि एक एक्टर्स के साथ, मतलब वो शो मीम बना रखा था उन्होंने, एक क्लिप बना रखी थी कि माइक टाइसन से उसको फाइट करनी है। वो कहता है जेंडर इक्वालिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी उनको लग रहा था कि हाँ ये एक वैलिड चीज है। आधे से ज्यादा लोग नहीं फाइट कर सकते माइक टाइसन से, गर्ल्स कैसे कर लेंगे? बिल्कुल। मे बी कोई अच्छी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई होगी, वो ठीक है, एक आ सकता है, वो बहुत ही रेयर चांस मिले। कंपैरिजन वाला कोई बात ही नहीं है इसमें। आप ये देखो कि कितने सारे एक वुमेन एथलीट है जो अपनी पूरी जिंदगी लगा के मेहनत कर रही है अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, सपोज वो बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, उसमें आप किसी ट्रांसजेंडर को लेकर आ रहे हो जो कि एक आदमी है, ठीक है, अब क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ वुमेन, तो कोई प्रोबेबिलिटी, कोई चांस ही नहीं है कि वो एक टॉप फीमेल एथलीट किसी बिलो एवरेज ट्रांसजेंडर। तो मेरे ख्याल से ऐसा हुआ था एक, मतलब आई डोंट नो यूएफसी में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कि एक फाइट करी उन्होंने, लड़की और ट्रांसजेंडर जो भी था वो, आई डोंट नो, ऐसे बहुत जगह उन्होंने नी मारी उसको, उसके स्कल फूट गया। बिल्कुल, मतलब क्योंकि हमारी बोन डेंसिटी और लड़कियों की फर्क होता है, बहुत फर्क है यार इसमें। मतलब जितना डीप जाते जाओ ऐसे केसेस बहुत है। स्विमिंग में ट्रांसजेंडर ने सो कॉल्ड, जो अब अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करता है, उसने एक टॉप लेवल स्विमर फीमेल एथलीट को हरा दिया। मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट साइड के जो लोग हैं ये सब ब्रेन वॉशिंग को फैला रहे हैं, और अब ये इंडिया आ चुका है। इंडिया में इन लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। देखो किसी को सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने विचारधारा को अपने तक सीमित रख रहे हो। मेरे और मेरे पास आने वाले लोगों को आप अपनी विचारधाराओं से जब तक आप प्रभावित नहीं कर रहे, तब तक मेरा आपके लिए कोई उसका मतलब कोई वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आई एम नॉट अफेक्टेड बाय यू गाइस। आप एलजीबीटी हो, गुड फॉर यू। आप आइडेंटिफाई करते हो एज अ डॉग, गुड फॉर यू। आप आइडेंटिफाई करते हो एज अ वुमेन, गुड फॉर यू। मेरे पास आके मुझे बोलना कि मैं भी आपको आइडेंटिफाई करूं एज अ वुमेन, नहीं कर सकते वो मैं उस चीज में आपका साथ नहीं दे सकता। अगर हम उनको फोर्स कर दे कि दो ही, बिल्कुल। अब आप देखो कि जो आपने बताया कि हमारे यहाँ भी जो किन्नर्स होते हैं, किन्नर, इनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इनके आशीर्वाद को बहुत ऊपर माना जाता है। अब इसी का यूज करके कितने ऐसे हैं जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं एक तरीके से। कोई भी नई दुकान खुलती है, आप देखो ये आएंगे आपके पास पैसे मांगेंगे, ह्यूज अमाउंट, 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो,
किसी के घर पे बेटा होता है या कुछ भी होता है, अब ये चीजें, ये एक्सटॉर्शन हो जाती है एक तरीके से। किसी के पास नहीं है पैसे, आप फिर भी उनसे मांगोगे, और अगर वो ना दे पाए तो आप उसको बद्दुआएं दोगे, आप उसके घर पे बदतमीजी करना शुरू कर दोगे। हम्म। ये बहुत देखा गया है, ऐसा बहुत सारी जगहों पे घटना घटी है जब इनकी तरफ से बहुत हार्मफुल एक्ट्स करे गए हैं, जिससे कि लोगों की अपनी रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा हानि पहुंची है। तो अब ये चीज़ बढ़ते जा रही है। अब आप देखो छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी, जिन्होंने अभी स्कूल भी अच्छे से नहीं करा, और ये इस चीज़ में घुस चुके हैं कि आई आइडेंटिफाई एज अ बाय। अब एक लड़के की वीडियो वायरल हुई थी जो सरदार था, और वो बोल रहा था कि आई आइडेंटिफाई एज अ बाय एंड माय टाइप इज इट्सी बिट्सी। उसने क्या करा, उसने मजाक उड़वाया, अपने पूरी कौम का मजाक काम उड़वाया। का। बिल्कुल, वी आर नॉट मेंट टू डू ऑल दिस स्टफ, वी आर वॉरियर क्लैन, हम उसी से बिलोंग करते हैं, हम ये बाय और ये इट्सी बिट्सी वाली चीजें नहीं करते। हम्म। अब हालांकि वो बच्चा है, फिर मैं यही कहूंगा कि उसको समझ नहीं है। मे बी उसके पेरेंट्स वोक हैं, मे बी उसके पेरेंट्स को नहीं पता वो क्या चीज़ कर रहा है, मे बी वो सिर्फ कूल बनने के लिए ये सारी बातें कर रहा है कि मैं बाय हूँ या कुछ भी हूँ। बट इसका फर्क बहुत पड़ता है। ऐसे ही मतलब बहुत लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और सरदार है जिससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, हालांकि उसकी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा है, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता। ही ड्रेसेस अप लाइक अ फीमेल, ओके। ड्रेसेस अप लाइक अन ड्रैग क्वीन, जो शॉर्ट से भी शॉर्ट कपड़े पहनते एक हैं। टर्म है अमेरिका में, क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड बोलते हैं, नाम ले रखा है कि इन लड़कियों का जो ड्रैग क्वीन बनती है अपने आप को, एक वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे नाम, वो उनके लिए वही स्लैंग यूज करते थे सबके लिए। अच्छा, तो मुझे याद नहीं आ रहा, याद आ जाए तो मैं डाल दूंगा। हाँ। उनको उसी देखो नाम से अब बुलाते हैं। उसने भी क्या कर रखा है, ये मैं एज अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, और मेरी कम्युनिटी के लोग हो सकता है इस चीज पे ना, कुछ लोग एक पार्ट ना एग्री करें, बट मेजोरिटी ऑफ द लोग करेंगे कि जब आप एक रिलीजियस अटायर को कैरी करते हो, हम्म। जब आप अपने सिर पे टर्बन बांधते हो हम्म। और आप एज अ सिख ड्रेसअप हो रहे हो, तो आपका कोई तुक नहीं बनता कि आप उनका मजाक उड़ाओ, अपनी कम्युनिटी हम्म। का लिपस्टिक्स लगा के, मेकअप करके। अगर आप एज अ वुमेन दिखना चाहते हो तो कंप्लीटली लीव आर रिलीजियस वैल्यूज। सही आप बात है। टर्बन बांध के, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके कुछ नहीं कर रहे, आप अपने रिलीजन और उससे जुड़े हुए बहुत ही महान जो हमारे गुरुज हैं, गुरुज उनकी आप एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट कर कर रहे रहे हो। हो। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मुझे तो हेट सही मिले, मानना है, बिल्कुल सही बात है हो ये। सकता है मुझे हेट मिले इस चीज पे, हो सकता है कुछ भी हो, बट ये मेरा मानना है और ये हम्म। मानना कभी चेंज नहीं होगा। ये सेम, बिल्कुल सेम मानना है। जो एक एक हम देखते हैं कि गुरुओं ने जो सिखाया है, क्योंकि मैं भी एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वो चीज़ें मैंने बचपन से सीखी हैं, तो फॉलो भी कई 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 हद तक। तो मेरा तो नहीं मानना है कि अगर किसी की रिलीजियस आस्था आप डिसरिस्पेक्ट करो। बिल्कुल, देखो कोई भी 100% अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करता, हम्म। बट फिर भी हमारे सेंटिमेंट्स हमारे रिलीजन के साथ जुड़े हैं। हम्म। हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने कल्चर की, बट अगर हम अपने कल्चर को ढंग से नहीं फॉलो कर पा रहे, वो हमारा फेलियर है। हो सकता है मैं भी एक 100% सिखिज्म को फॉलो नहीं कर पाता, वो मेरा फेलियर है, बट मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। मैं नहीं सर पे टर्बन डाल के, मेकअप करके, लड़कियों वाले ड्रेस पहन हम्म। के पब्लिक में अपीयर होऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो आई एम अ सिख गे या आई एम अ इंडियन गे। इससे मेरे देश और मेरे रिलीजन और मेरे धर्म और मेरे सेंटिमेंट्स सब पे ठेस पहुंचती है। ओके। एंड्रू टेट का क्या आपका, उसको देख के आप क्या है? एंड्रयू टेट से भाई बहुत सारे जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, हम्म। दे रिलेट विद हिम। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को एडवोकेट करता है वो, स्टोइसिज्म को बढ़ावा देता है, बताता है कि पैसे कमाओ, अपने घर वालों की सेवा करो, अपने गॉड को मानो, अपने कल्चर को मानो, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करो अपने लव्ड वंस को। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी द मैन यू वांट टू बी, उस बिल्कुल टाइप का। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सबको करना चाहिए। हमारे
वॉरियर्स, हमारे ओल्डर कल्चरल वैल्यूज सब यही कहती हैं कि हमें अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने गॉड के साथ जुड़े रहना चाहिए, हमें ग्रो करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, पैसे कमाने चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो इस चीज़ में वो बिल्कुल सही कहता है। मैं बिल्कुल 100% उनके इंटरव्यूज देखता हूँ। एंड्रयू और ट्रिस्टन दोनों की वीडियोस। और जो छोटे वाला है जो, हाँ वो हाँ हाँ, ज्यादा नोटी है वो, ट्रिस्टन तो भाई नोटी है देख। उसकी बट देखी है मैंने। ये है दोनों ने जो बॉन्ड है ना ब्रदरहुड का, भाइयों का ऐसा वो होना चाहिए। दिखा रखा है कि भाई हम्म। भाई हो तो ऐसे हो कि आप दोनों भाई जेल गए हैं तो हम्म। जेल में भी तगड़े होके बाहर आए हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई अगर बुरे वक्त में भाई भाई का साथ छोड़ देता आज के डेट में, वो वाला सीन नहीं हम्म। है भाई, उन्होंने प्रॉपर भाईचारा दिखाया है। और वही हमारे यूथ को उनसे सीखना चाहिए कि आप अपने भाइयों का कैसे साथ दो, आप अपने सच्चे दोस्तों का कैसे साथ दो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उन्हें प्रोवाइड करो चीज़ें, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करो। ये सारी चीज़ें कोई बुरी चीज़ नहीं है जिसको आज की डेट में टॉक्सिक ये मैस्कुलिनिटी का लेबल दे दिया है। ये हमारे ये पूर्वज ने सिखाया ये चीजें बेसिक्स हमें। हैं, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। मतलब आप अपने पापा से पूछोगे उनके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, तो वो यही कहेंगे कि भाई अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट हम्म। करना, उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करना। बट सो कॉल्ड वोक और जो बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, खासकर बहुत ही मतलब सूडो फेमिनिज्म फॉलो करने वाले, वो ये कहेंगे कि भाई लड़कियां अपने आप को खुद प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर सकती हैं। कर सकते हो, वेल एंड गुड, बट अगर कोई आदमी का थॉट प्रोसेस ये है कि भाई मैं तुम्हें प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि तुम मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। तो भाई दोनों भाई ऑन द टॉप लड़के हैं एकदम। हम्म। जितना लोग बाग इनको सुनेंगे उतना इनके बारे में जानेंगे, फैन बनेंगे इनके। मैं नहीं कहता किसी के फैन बनो, मैं कहता हूँ अगर हम्म। कोई 10 में से 8 सही बातें कह रहा है तो आप उन 8 सही बातों को सीखो, उनको अपनी जिंदगी में अपनाओ। दो अपने गलत उसमें निकालो। दो गलत बातें अगर तुम्हें लग रहा है कह रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। सही बात है। अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप किसी को सुन भी रहे हो तो उसमें हम्म। क्या बुराई है। अपना सुधरना चाहिए, एक तो माइंडसेट अच्छा होना चाहिए अपना, ऊपर हाँ। से क्या कहते हैं कि अपना, जब तक आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है वहां से, कुछ हम्म। गलत लगा आप ओपिनियन अपना दे सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत बात नहीं है ऐसे। बिल्कुल भाई। लेकिन जहां तक आपकी मतलब की बात है, आपका कुछ हम्म। भला हो रहा है वहां हम्म। पे उनको क्रेडिट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, उसमें। अगर कोई किसी लेवल पे पहुंचा हुआ है तो उसने कुछ हम्म। ना कुछ देखा है हम्म। जो आप लोगों ने नहीं देखा। वो अगर आज वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना। 15-20 लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं तो उन्होंने वो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है ना, जो आप लोग या मेरे जैसे लोग, हम जैसे लोग नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हम वो चीज में लैक कर रहे हैं। बट ये है कि अपने माइंड को डेवलप करने में कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ओपिनियन क्या कहता हम्म। है। आप सुनो, समझो, उसके बारे में सोच विचार करो, अगर बात नहीं बनती तो फिर उसको ड्रॉप करो। हमारे वॉरियर से सीख लो, शिवाजी जी ने दुश्मन से सीखा कैसे छुप के वार करते हैं अपने उसके लिए, और अपना इंडिया को जिताया अपने। बिल्कुल उन्होंने उसको नहीं सोचा नहीं हम तो क्षत्रिय है, हम कैसे करें, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर देश का सवाल है, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। बिल्कुल एंड भाई, ये वॉरियर स्पिरिट होना जरूरी है जो आज की डेट मेरे में इंस्पिरेशन बरती जा है रही है। शिवाजी महाराज, कसम से। सबके हैं भाई, सबके हैं, बहुत, हमारे भी हैं। क्योंकि मेरी हाइट आपकी भी मेरी जितनी है, बिल्कुल 5'7" है मेरी, 5'8" इतनी है, उनकी भी सेम है। एंड वो अपने से 6 फुट 3 इंच के बंदे से भिड़ गए एंड उनको हराया। बिल्कुल। एंड उनकी चालाकी या कह दो समझ इतनी है, वो लेजेंड्स लेजेंड है वो। लेजेंड्स लेजेंड्स। तो मैं उनको काफी फॉलो करता हूँ, मतलब मुझे और काफी अच्छे आजकल लगते के हैं वो। वो लोग कहेंगे कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मुझे थी। फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मेरे को बिल्कुल जो बिल्कुल दिल से अच्छा लगता है मैं उसका हो जाता हूँ। बिल्कुल मेरा बिल्कुल वो है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। काफी अच्छे लगते हैं वो। लेजेंड्स हैं यार, ये तो हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा है। तो इनका तो हम आज की डेट में किसी कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, बल्कि हम तो टॉक्सिक उनसे इसमें क्या है, क्योंकि अब सीख ले सकते हैं। बीच में हमारी बॉलीवुड की जितनी मूवीज है हम्म। सभी इस पे बन रही थी, बिल्कुल अपना क्या कहते हैं इसको, थोड़ा मैस्कुलिनिटी को नीचे करके उनको बन रही थी। हाँ। अब एनिमल आई है, हम्म। उसमें सॉन्ग आपने देखा पीछे, अपनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने ही कौम का अपना वो हमारे पीछे हमारे लोगों का दहाड़ वो, अर्जन वैली। अर्जन हाँ वैली, हाँ। सबको पसंद आया बट वो। आप, हाँ, ऑन द अदर हैंड पिछले, मैं नाम भूल गया उस मूवी का, बहुत ही बेहूदी मुझे मूवी लगी थी, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की, अभी अभी आई थी। मुझे याद भी मुझे नहीं है। नाम याद नहीं आ रहा यार उस मूवी का।
उसमें धर्मेंद्र भी था, धर्मेंद्र जी का सीन है उसमें। और उसमें कौन है? रानी, ऐसे कुछ नाम था, रानी करके। रॉकी रानी। हाँ मतलब मुझे नाम रॉकी याद नहीं। रानी शायद ये नाम है उस पिक्चर का। भाई बहुत ही वाहियात और डिग्रेडिंग मूवी थी वो, क्योंकि वो सारे जो आपने भी देखी है हमारे वो? कल्चरल वैल्यूज है, देखी है आपने वो बिल्कुल मूवी? मैंने देखी थी। अच्छा। और जितने भी वो हमारे कल्चरल वैल्यूज है ना, उन सब के अगेंस्ट, और वो प्रॉपर वो वोक फेमिनिज्म वाली हम्म मूवी बनाई गई है हम्म कि भाई अगर कोई आदमी अपने घर वालों के लिए प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करना चाह रहा है तो वो गलत है। औरतें खुद के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मतलब उसमें बहुत सारी चीजों को नॉर्मलाइज बताया गया है कि अगर कोई बंदा ओबीस है, हम्म। मोटा है, तो उसको खुश रहना चाहिए कि उसका शरीर जैसा भी है, रादर देन वर्किंग हार्ड और डिसिप्लिन वाली लाइन में जाने के, कि भाई अगर मैं मोटा हूं या मोटी हूं, जेंडर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी इंसान ओबीस है तो वो अपने लिए ही एक तरीके का बोझ है, हम्म। उसको सबसे पहले खुद को सुधारना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि कैसे प्लस साइज मॉडल और ये जो भी हमारा इस टाइम चल रहा है एजेंडा, कि भाई माय बॉडी माय चॉइस, जिसमें कि बताया जा रहा है कि अगर आप मोटे हो, कितने भी आप बेशक से हेल्थ रिस्क पे जी रहे हो, आप कितने मोटे हो, आप आगे इस चीज को प्रमोट करो कि मोटा होना बहुत अच्छी बात है, और हम्म। वर्कआउट करते हो तो आप एक टॉक्सिक पर्सन हो। तो मतलब आप इन चीजों को नॉर्मलाइज कर रही है वो मूवी, और बहुत सारी चीजों को, आदमी को बिल्कुल फेमिनिन बनाना चाह रहे हैं वो, उस चीज को नॉर्मलाइज करा गया है। और उसमें बहुत सारी ऐसी सी चीजें हैं जो ऑन स्पॉट अगर कोई बंदा खुले दिमाग से देखेगा तो उसको समझ आएगा। वही आलस को आप चढ़ा रहे हो कि आलस करो कोई। मुझे बीच में मैं बिल्कुल। डिप्रेस था जैसे। हम्म। डिप्रेस इन द सेंस कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ड्रीम चेस कर रहा हूँ, हो हम्म। नहीं रहा वो। हम्म। मैं हर रोज कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैंने जिम स्किप नहीं करा एक दिन भी। संडे को रेस्ट हो जाता हूँ मैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है। बहुत बढ़िया। अभी हफ्ते पहले मुझे बहुत डिप्रेस इन द मतलब हो नहीं रहा मेरे से, क्या करूँ लाइफ में आगे हो। मैंने कहा यार पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, लेकिन उस पर भी मैं थोड़ा डावाडोल था कि करूँ ना करूँ। फिर एंड्रू टेट की एक वीडियो आ गई कि 500 पुशअप सोने से पहले मारो, कोई होगा स्किप कर देगा, हम्म। कोई होगा आधे मारेगा, कोई कहते 1% लोग होंगे जो मारेंगे। मैं 501 पुशअप मारा बिल्कुल। रात को, क्रेजी। 12 बजे स्टार्ट करा, सुबह के 4 बजे यही खत्म डिसिप्लिन है करा भाई, मैंने। यही डिसिप्लिन है। एंड मेरी बॉडी दर्द कर रही है तब से, हफ्ते से, क्योंकि हाँ। वो पूरी बॉडी खिंच गई है। और फिर भी लोग मैंने, लोग बाग उसको टॉक्सिक ट्रेट बोल देंगे कि वही क्यों, तो। क्यों सीखना है, क्यों करना है। फैट मॉडल्स को नॉर्मलाइज करा हम्म जा रहा है, और बहुत सी चीजों को नॉर्मलाइज करा जा रहा है कि अगर आदमी हम्म औरत बनना चाह रहा है तो उसको नॉर्मलाइज करो, क्योंकि वो आइडेंटिफाई ऐसा कर रहा है। वेस्ट साइड में तो अब लोग बाग एज अ जानवर भी आइडेंटिफाई करने लगे हैं। और इसका कल्चरल इम्पैक्ट इतना बुरा है कि क्या कह अगर सकते आप, हैं। मे बी, मे बी इफ आई एम रॉन्ग, शायद कनाडा साइड में अगर हम्म प्रोनाउंस को लीगल करा गया है कि मतलब अगर आप किसी के प्रोनाउंस से उसको नहीं बुला रहे तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शंस लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप के प्रोनाउंस आइडियली, आप एक आदमी हो, आपके प्रोनाउंस ही हिम होने चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं ही नहीं हूँ, मैं शी हूँ, हम्म। जिसका कोई आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है, आप जेनेटिकली ही हो, आपके डीएनए का आखिरी पार्टिकल, आखिरी एक छोटा खतरा। सा कतरा भी आपको प्रूव कर देगा कि आप एक मेल हो, लेकिन आप अपने दिमाग में अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई कर चुके हो, और आप लोगों को भी चाहोगे कि अब, चाहोगे नहीं, आप जबरदस्ती करोगे कि अब मुझे आप एज अ फीमेल बोलोगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा। इसके बहुत अलग अलग तरीके के केसेस देखे गए हैं जिसमें अलग अलग गलत चीजें हुई हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, जब भी कोई ऐसा वोक बंदा मेरे को मिलता है ना जो कहता है कि यार अगर कोई आदमी एज अ वुमेन आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है। एक 40-50 साल का आदमी वेस्ट साइड में, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन है, वो एज अ वुमेन आइडेंटिफाई कर रहा है, वो एक औरत की तरह ड्रेसअप हो रहा है, वो औरतों का वॉशरूम यूज कर रहा है, तो ये सही थोड़ी है। आप एक आदमी हो, आप एक पेरेंट हो, आपकी 5-6 साल की बेटी है जो एक लेडीज हम्म वॉशरूम में जा रही है, आप चाहोगे कि कोई 40 साल का 6 फुट का आदमी उस सेम वॉशरूम में जाए? जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तो बहुत से लोग चुप हो जाते हैं, उनके पास हम्म कोई आंसर नहीं होता। फिर कहते हैं ये तो सरकमस्टांसेस
पे डिपेंड करता है वो। नहीं, कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि जिस वॉशरूम में उसकी बेटी जा रही है वहां पे कोई 40 साल का 50 साल का आदमी, जाए जो वहां कि पे। हो सकता है पीडोफाइल हम्म। हो सकता है सेक्स ऑफेंडर हो, हम्म। उस सेम वॉशरूम में जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पे हम फिर कभी बाद में बैठ के विचार करेंगे। बिल्कुल। एंड मेरा नेक्स्ट टॉपिक था अंकित भाई। जैसे आपने देखा 75 हार्ड करा, उन्होंने काफी को इंस्पायर करा, उनको काफी अच्छी ग्रोथ मिली, प्रधानमंत्री मिले उनसे आके। एंड उनको देख के काफी लोग मोटिवेट भी हुए, इन्होंने चाहा कि उनकी जैसी सक्सेस भी उनको मिल जाए, पर नहीं मिली। उन लोगों के लिए आपके क्या है राय? सक्सेस देखो, अगर आप व्यूज के टर्म्स में देखोगे तो हर किसी को नहीं मिल सकती। जो एस्पेक्ट उनकी वीडियोस में जो रॉनेस थी, जो चीज उन्होंने दिखाई है, अपने जीवन का पार्ट दिखाया कि मैं ऐसा हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा रिच ब्रैट नहीं हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े जिम्स की मेंबरशिप नहीं ले सकता, वो उन्होंने दिखाया कि मैं गरीब हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और वो सच्चाई ही उनको आगे लेके गई है, वो सादगी, वो सिंप्लिसिटी से लोग कनेक्ट हुए, इसलिए उनको एक बहुत बड़ी सक्सेस देखने को मिली है जो कि बहुत डिजर्विंग थी। अपने एक अब बीच का एक बंदा उठा, बिल्कुल हमारे बिल्कुल लिए तो वही बिल्कुल बात है। बिल्कुल, एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूडिडिटी को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स टॉप ऑफ द लाइन में हैं, टैलेंटलेस टिकटॉकर्स टॉप ऑफ द लाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो किसी भी बेस में या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंसिंग वाला काम नहीं कर रहे, बट उनको ऑडियंस मिल चुकी है। और ऐसे में से उठ के आता है एक बिल्कुल रॉ गांव का बंदा, देसी हमारे जैसा, और वो इतनी सक्सेस अचीव कर रहा है कि प्रधानमंत्री भी उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है, इससे लोगों को सीखना चाहिए। बट एक चीज है, व्यूज, व्यूज के पीछे शायद से लोगों को इतना नहीं भागना चाहिए कि अगर आप 75 हार्ड डे सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हो तो मे बी आप ऑडियंस नहीं रीच कर पाओगे। अगर आप 75 हार्ड या कोई भी ऐसा चैलेंज अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो तो मे बी चांसेस है ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी। उन्होंने वही दिखाया जो डेली बेसिस पे कहते हैं, लोगों को पसंद आया कि वो भी वही कहते हैं। अब अगर एग्जैक्टली आप कोई ऑडियंस कहना चाहता है, कोई बढ़ना चाहता है, वो दिखाइए जो आप कहना चाहते हैं, उनको देख के मत करिए, क्योंकि शायद आप उसमें उनसे ज्यादा सक्सेस हो जाए आपकी, लेकिन कॉपी करके आपको कुछ नहीं बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, हर किसी में एक अपना खूबी अलग होती है। अलग टैलेंट है, एक अलग पहचान है, एक अलग पर्सनालिटी है, तो लोगों को उसको आगे बढ़ाना चाहिए रादर देन कॉपिंग समवन एल्स। एंड आप बुक्स रीड करते हैं? एब्सोल्युटली भाई, बुक्स रीड करना एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का। मैं स्कूल टाइम पे बुक्स रीड नहीं करता था, स्कूल के बाद नहीं करता था, बट मेरे एक बहुत ही परम मित्र हैं, मेरे बिल्कुल भाई जैसे हैं, मिस्टर अमन मल्होत्रा उनका नाम है, उन्होंने मुझे बुक से इंट्रोड्यूस करा। बुक से इंट्रोड्यूस होने के बाद मेरी लाइफ में कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, बट हाँ, आपको वेरियस पर्सपेक्टिव मिलते हैं दुनिया के लिए। डिपेंड करता है आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, रोमांटिक नॉवल शिट नहीं पढ़ रहे, साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं माइंड से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, तो वो हमेशा आपको हेल्प करेगी। बुक्स में अगर कोई भी जानना चाहे हाँ, तो सजेशन दे सकते हैं आप। सजेशन मैं देता हूँ। टू स्टार्ट फ्रॉम, आप लोग 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ सकते हैं, जो कि एक बहुत बेसिक बुक है। बेसिक बुक इन द सेंस अवेलेबिलिटी और फेमस होने के मामले में, बट वो बुक का कंटेंट बेसिक नहीं है। वो बुक पढ़ने के बाद आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा दुनिया का। उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स ऑफ लाइफ, बियॉन्ड 12 रूल्स ऑफ लाइफ, जो उनकी इसी बुक का दूसरा पार्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत मेरा जो है इंटरेस्ट वो स्पेस एंड टाइम इन सब में भी रहता है, तो मैं नील डिग्रास टाइसन, स्टीफन हॉकिंग, इनकी बुक्स भी मैंने पढ़ी है। ओके। और स्टोरी लाइन वाली बुक्स कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, जैसे अमीश की थी बुक 3 पार्ट की, शिवा ट्रायलॉजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 बुक्स हैं, तो कोई पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। उसके बाद आप अगर पढ़ना चाहते हैं और डेप्थ में, जैसे लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी रोमांटिक लाइफ को लेके, यानी कि लड़कियों से बात नहीं कर पाते, तो रॉबर्ट ग्रीन की बुक है द आर्ट ऑफ सेडक्शन,
आप उस पे भी एक रीड दे सकते हैं, एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको उस बुक से भी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ऐसी बहुत सी बुक्स हैं। तो दीज वर द फ्यू। बाकी मेरे पास एक बहुत अच्छा बुक का कलेक्शन है, मैं ऑडियंस को कभी दिखाऊंगा। मुझे दिखा दीजिए, मैं उनको बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं सारी बुक्स दिखाऊंगा। रीडिंग अभी मेरी थोड़ी सी स्लो चल रही है, क्योंकि मैं सर्टेन बुक्स जो मेरे लाइफ से हटके मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ ओके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम में। तो मैं अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट की तरफ बुक्स पढ़ रहा हूँ। बाकी साथ साथ मैं कोई ना कोई बुक पढ़ता रहता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। द सीक्रेट ऑफ महाभारत एक बुक है, वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ओके, मैं भी ट्राई करूंगा उस बुक को पढ़ने की। अभी तो मैं 48 लॉज ऑफ पावर ही पढ़ रहा था अभी। 48 लॉज ऑफ पावर भाई एक हम्म, एवरग्रीन बुक है, वो हमेशा हमेशा रहेगी, वो हमेशा अभी रेलेवेंट स्टार्ट ही रहेगी। करी है मैंने। उससे पहले मैं रिच डैड पुअर डैड अभी खत्म करी है मैंने वो। रिच डैड पुअर। काफी अच्छी लगी मुझे हाँ, वो। एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो भी अच्छी है। ओके। और एक बुक है, नाम भूल रहा हूँ मैं, अभी याद आएगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी शायद उसका नाम है। वो ओके, भी एक अच्छी बुक है। और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी मेरा नंबर सेव है आपके पास? मैं आपको भाई मुझे सारी भेज देना। बताऊंगा भाई, सारी बुक्स बताऊंगा। बता बुक्स देना। पढ़ना बहुत काफी अच्छा है, बहुत मतलब मैंने इंपॉर्टेंट है। देखा है मतलब अपने मैं वो। खुद चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम मिले कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ पाऊँ और कुछ और समझ पाऊँ, समझदार बन पाऊँ। मेरी टीचर्स देख रही होंगी, वो स्कूल में तो कभी स्कूल पढ़ी में नहीं। हमने कभी बुक्स नहीं पढ़ी भाई। मादी आवे, स्कूल में बैक बेंचर थे, काइंड ऑफ कभी पढ़ी ही फेलियर थे नहीं है। बस। एक जैसे ल, ही थे हम स्कूल में। हाँ हाँ बिल्कुल कितनी भाई, बार लाइन मिले। से पास हो जाते थे, तो बस दैट वाज इनफ फॉर अस। बट काफी चेंज है। लाइफ चेंजेस, और हम बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, पर्सपेक्टिव बदलता है। हाँ जी। और आपने आप मास्टरबेशन की बात कर रहे थे कि बॉयज काफी वीक है आज के टाइम में। हाँ। उनका माइंडसेट काफी वीक है। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ को क्या ही कंट्रोल करेगा। तो देखो, उसके बारे में क्या? अब अरविंद भाई ने चिप तो लगाई दी है सबके अंदर। वो सबकी चिप में नए नए अपडेट डालते रहते हैं, शुक्र है जिससे मेरा कि नाम नहीं आया आज तक उसमें। वो लिस्ट निकालते रहते हैं, जो एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते हैं उनकी लिस्ट निकालते रहते हैं। तो मैस्टरबेशन के टॉपिक पे यार ऑलरेडी इनफ बातें हो पर रखी हैं। मेरे को ये सवाल है, चिप हाँ जी लगाते कहाँ पे हो बॉडी के? भाई, वो चिप चिप भेजते हैं, पता नहीं किस चीज के थ्रू वो भेजते हैं, बट लगाते ऑटोमेटिकली कहाँ? वो युवाओं के अंदर आके इंस्टॉल हो रही है। अब कहाँ इंस्टॉल हो रही है ये तो वही सबको जाने। पता चल जाएगा। अरविंद भाई नए नए अपडेट्स भेजते रहते हैं अपनी चिप्स के। और नोनट नवंबर चल ही रहा है। जो भी फॉलो करो भाई। जो भी अपने अनफॉलो करेगा, अरविंद भाई के पास अपडेट सबसे पहले जाएगा। सही बात है। और उसी टाइम अरविंद भाई आके अपने हाथों से क्या पता क्या कर दे, पता, कैस्ट्रेशन। हमें तो पता नहीं चलेगा, हम तो कह नहीं रहे हम भाई। तो करवाना भी नहीं हम पे चाहते। तो है ही नो, उनसे है पढ़ो, लेकिन हम कर ही नहीं रहो। उनके हाथों से हम कुछ करवाना भी नहीं चाहते। हम सही चाहते हैं बात कि है। जो हो अपने स्वयं के हाथों से हो। हाँ भाई। तो अगला टॉपिक हमारा ये है, आपका फेवरेट आर्टिस्ट। जैसे सॉन्ग सॉन्ग तो सुनते ही होंगे आप, एब्सोल्युटली भाई, क्योंकि बिना सॉन्ग्स सॉन्ग के वर्कआउट तो क्रेजी होता ही क्रेजी नहीं है। इन दी हिप हॉप realm, हम्म। in the entire music realm, forever favorite will be the legend सिद्धू मूसेवाला। ओके। पिछले बहुत सारे सालों में कोई ऐसा आर्टिस्ट आया नहीं है, आने वाले बहुत सारे सालों में ऐसा कभी कोई आर्टिस्ट आएगा नहीं जो उनके आसपास भी हो। तो नो डाउट ही इज वेरी 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 टैलेंटेड, एंड उनसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। ही वॉज द बेस्ट। और अब मैं उनके गाने बहुत कम सुनता हूँ ऐसा क्यों? भाई। अब वो हमारे बीच में रहे नहीं है, तो हम्म। उनके जो गाने हैं ना, वो एक प्राइसलेस पोजेशन है मेरे लिए, हम्म। जिसको मैं बार बार सुन के ना अपने दिमाग के लिए नॉर्मलाइज नहीं करना चाहता। कि हम्म। मैं हम गाने यूजुअली हमें जो गाने पसंद होते हैं, हम उनको बार बार सुन के फिर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनके गाने सुनते रहूं उसी फ्रेशनेस के साथ जो जब रिलीज हुए थे तब सुने थे। इसलिए मैं उनके गाने बहुत रेयर ओकेजन्स पे, जब लो मूड फील के करना। अकॉर्डिंग, जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है वैसी म्यूजिक की, मैं तभी सुनता हूँ। ओके। उनके अलावा किसी को फॉलो करते हैं आप? हाँ भाई, मतलब आई एम डीप इनटू दिस रैप हिप हॉप शिट। तो ओके। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट
बहुत सारे हैं रैपर्स में। इंडियन रैपर्स की बात करें तो सीधे मौत दो ओके। हैं हमारे, काम एंड एनकोर, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता पेन में, फ्लो में। कृष्णा सबको पसंद है। हम्म। और इंडियन सीन में यार बहुत अच्छे अच्छे रैपर्स अब आ रहे हैं, मैं तो सभी को सुनता हूँ। ओके। नॉट टू फॉरगेट, अगर आप रैप की बात कर रहे हो, मेन स्ट्रीम या अंडरग्राउंड किसी भी इंडियन हिप हॉप की बात कर रहे हो, तो सबसे ऊपर नाम आता है रैप आर्टिस्ट में सिकंदर कालो का। ओके। सिकंदर कालो इज लाइक पिरामिड का टॉप, उनके बाद सारी ब्रांचेस, उनसे पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री आगे है। मतलब अगर कोई पंजाबी हिप हॉप या इंडियन हिप हॉप की, अगर हिप हॉप में भी रैप, और रैप में भी ऐसा रैप जो आम ऑडियंस के लिए नहीं बना, वो बना है सिर्फ समझदारों के लिए, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए जो गहराई से सोच सकते हैं, दैट इज सिकंदर कालो। और और डेप्थ में जाओ तो फॉरएवर ग्रीन बोहेमिया सर। ओके। बोहेमिया सर से इतना कुछ आप उनके गानों से, उनके शायरी से, उनकी रैप पोएट्री है, उनसे आप सीख सकते हो। अगर आप कभी भी कंपेयर करना चाहो तो बोहेमिया जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब इट इज लाइक जैसे सिद्धू मूसेवाला जो है वो अपनी रेल्म के टॉप में है, उनसे ऊपर या उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। बोहेमिया सर अपनी रेल्म में सबसे टॉप पे हमेशा रहेंगे। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रैप आर्टिस्ट रहेंगे, हिप हॉप आर्टिस्ट रहेंगे, एंड सिकंदर कालो। ओके। एंड ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है हनी सिंह माफिया मुंडीर की, हो उसके बारे में? हाई, हनी सिंह एंड माफिया मुंडीर का तो देखो कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी। क्योंकि हनी सिंह हम सबके एक टाइम पे फेवरेट रहे। हाँ बिल्कुल लोग भाई, सुनते हैं उनको, बिल्कुल उनके उनके वजह से रैप तो आज भी याद है, सबको याद होंगे। अगर सारे याद है, कोई सा भी कोई भी गाना। एक लाइन गाई थी आपको याद हाँ होगा। उसके आगे की पूरी लाइन सबको याद है यार, कोई से तो भी गाने की आप देख एक लो। टाइम पे तो वो लेजेंड ही थे। अभी भी शायद वो बिल्कुल कमबैक तो बिल्कुल। उन्होंने करा है, चक्को काफी चक्को अच्छा था। चक्को कुछ फ्रेश नहीं मिलना। बचपन में किसी को समझ नहीं आया होगा। हाँ बचपन में समझ नहीं आया, अब इट मेक्स वेरी सेंस कि भाई हनी पाजी ने तो बहुत आगे की बात कर दी जो अब हमें समझ में आ रही है। तभी तो तो आपको वो उनका कह तो रहे हैं उनका कि तो माफी मुंडीर का पापा कि हाँ मैंने बनाया ऑब्वियसली है। भाई वो हमेशा रहेंगे। मतलब हनी सिंह ने जो कर दिया इंडस्ट्री में, उनका जो दौर आया है, हम्म। वैसा उस लेवल की हाइप आप किसी भी आर्टिस्ट की नहीं बना सकते। नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, क्योंकि लोग दिल से सुनते थे उनको। हमें स्कूल में याद है कि हम रैप रट के जाते थे कि अगले दिन सुनाना है हाँ हमें। ब्लू आइज सबने लिखा हुआ था, और कितने ऐसे ऐसे गाने थे यार। घर पे चलना है या पहले जाएगी जाएगी क्लब, क्लब, मेरा मेरा मतलब मतलब घर घर के के क्लब। क्लब। क्या मतलब वो तो याद है, वो आज तक याद है, वो सब कुछ याद है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो तो नॉस्टैल्जिया रहेगा ना, क्योंकि हम 90s किड हैं, तो हमें हम्म। पता है उस टाइम पे कौन कितना ब्लूटूथ एरा में जो किंग हम्म। रह चुके हैं। वो आज तो तक कोई नहीं कर अब सकता चाहे वो। उनके गाने कैसे भी आ रहे हैं, हम्म। अच्छे आ रहे हैं, बिलो एवरेज आ रहे हैं, क्योंकि अब और उस टाइम के म्यूजिक टेस्ट में दुनिया बहुत आसमान फर्क का पड़ फर्क गया। है। अब लोग बाग जब आपको तला अंजुम जैसे स्टार्स मिल जाते हैं जो कि हम्म। लिरिकली जीनियस हैं, हम्म। तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं हनी सिंह के कमर्शियल टाइप्स ऑफ रैप लोगों को उस लेवल का हिट नहीं कर पाते जो उस टाइम पे करा था। ओके। हाय मेरा दिल जैसे गाने थे, चस्का था, और वॉल्यूम 1। एडमिट नहीं गए थे वो। हाँ वो कोई बात नहीं, बट हमें पता है वो हमारे फेवरेट थे। अभी भी है। अभी भी है, वो तो फेवरेट बिल्कुल ही भाई, रहेगी। बिल्कुल भाई। तो म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वो पार्ट ऑफ लाइफ, जाएंगे भी खासकर नहीं हिप कभी। हॉप। मैं सारे तरीके के गाने सुनता हूँ, पुराने, नए, गजल, हिंदी, इंग्लिश, हम्म। पंजाबी, सब सुनता हूँ भाई। मैं सारा म्यूजिक कंज्यूम करता हूँ जितना कर सकता हूँ मूड के हम्म। अकॉर्डिंग। अच्छा है, काफी मतलब वैरायटी रखते हो आप। फुल भाई, मेरे को तो सबका सारा अपडेटेड रहता हूँ मैं, सबके सीन से। एमसी स्टैन भी सुनता हूँ मैं। अच्छा, हाँ ये नहीं हाँ। करना चाहिए था। एमसी यहाँ पे आपने दिल तोड़ दिया कसम एमसी से। एमसी स्टैन। मेरे दिल से निकला 4 बार एमसी तो। एमसी स्टैन को भाई लोगों ने बिल्कुल वो छपरी वर्ष का राजा बना दिया है, बट वो हम्म। ऐसा है भी। है दिखने वो। में तो है, बट अगर तुम उसके गाने सुनोगे भाई तो वो सेंस बनाते हैं। मम्बल रैप आफ्टर करता है वो। 12 PM। नहीं 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 नहीं, प्रॉपर भाई
किसी भी AM टाइम सॉरी किसी भी टाइम आप सुनो उसके गाने भाई है सेंसिबल है अच्छा उसका। और इक्का का एक गाना था माँ बाप करके, उसमें वो बहुत सारी रियलिटी बता रहे हैं कि भाई शादी के बाद लोग बाग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, ओके ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं रैप इंडस्ट्री में मतलब। तो एमसी स्टैन भी भाई अपनी जगह पे है बैठा हुआ, एमी वे बंटा है बैठा है। भाई मैं सबको सुनता हूँ, मैं सबका फैन हूँ। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ जैसे बिल्कुल भाई। कैसा फील हुआ भाई बुरा हमारा हुआ लेकिन फिर भी हमारा बताओ हमारा देश हारा है, तो वो इस तो बात का बहुत दुख है। वो तो ठीक है। रहेगा और बहुत सारी विक्ट्रीज उनको मिली हम्म। इस चैंपियनशिप के दौरान, उस बात की हमेशा खुशी है। तीसरी बात ये कि मुझे क्रिकेट की एबीसीडी भी नहीं पता, अच्छा मैंने कभी क्रिकेट का कोई मैच नहीं देखा अच्छा मैंने ये अच्छा वाला वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं देखा, अच्छा मैंने कभी क्रिकेट को फॉलो नहीं करा। कभी नहीं करा नहीं भाई, तो मुझे फाइनल का भी बस पता होगा कि हाँ हाँ बस मुझे ये वर्ल्ड कप वाली न्यूज़ पता थी। अच्छा अच्छा एंड पर अच्छा खेले जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्रिकेट मैंने भाई कभी नहीं देखा। चैंपियन की तरह खेले इस साल तो बहुत अच्छा मैं हर साल ही वो अपना देते हैं लेकिन हाँ इस साल बताते हैं काफी कि अच्छा मतलब हमारी टीम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हम्म, हैं वर्ल्ड के, जो कि नो डाउट होंगे भाई। क्रिकेट मैंने कभी देखा नहीं तो ओके कौन सा हम, स्पोर्ट फॉलो करते हैं इसके कैलिस्थेनिक्स के अलावा भाई मैं कोई स्पोर्ट्स फॉलो नहीं करता। कोई भी नहीं फुटबॉल नहीं कुछ नहीं नहीं, हॉकी गिल्ली कुछ डंडा नहीं, भी कुछ नहीं, कंचे कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक टाइम था जब मैं यूएफसी फॉलो अप करता था, 5-7 ओके साल पहले, ओके क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करी थी। मेरे साथ का जो मेरा दोस्त था वो आज बहुत अच्छे यूएफसी अपने इंडिया में एमएमए के लेवल क्या में नाम है सबसे उनका टॉप पे है। हमारे स्कूल का ही था राहुल थापा। राहुल थापा हाँ तो वो बाय इस टाइम फेस में भी इंडिया में जानता वन हूँ ऑफ द मैं बेस्ट फाइटर है। ओके मिक्स मार्शल आर्ट्स की ओके जब ओके बात आती है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर। ओके उन्होंने और मैंने साथ ही सीखना स्टार्ट करा था, बट फिर ड्यू टू सम सरकमस्टांसेस मैंने छोड़ दिया। और आज उन्होंने कंटिन्यू करा, अपने पैशन को फॉलो करा भाई ने, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम। तो अभी वो कौन से फ्रेंचाइज के लिए कर रहे हैं कि इंडिया के लिए यार रिप्रेजेंट कर रहे इससे हैं तो मैं अपडेटेड नहीं हूँ, बट वो इंडिया के लिए इंटरनेशनली भी कई फाइटर से लड़ा हुआ है और जीता भी हुआ है। ओके तो अच्छी लगा मैं क्योंकि हमारे स्कूल का इंडियन एमएमए अभी इतनी वेल रिकॉग्नाइज है नहीं हाँ जी कि आपको बिल्कुल अपडेटेड रहे और पता हो। बस मुझे इतना पता है कि हाँ भाई मेरा पर एक, अंशुल ने काफी अच्छा काम करा है आज यूएफसी पहुंच के हाँ जो उन्होंने बाहर खेला है इंडिया को एक नया डोरवे दिया है दिया इंडियन उन्होंने एथलीट्स काफी को, अच्छा दैट इज गुड। आगे बेस्ट, वी विल विश हिम मैच ऑल द देखा था बेस्ट। आपने उनका नहीं भाई मैंने हाइलाइट्स देखे थे खाली, कि मतलब मैंने लाइव मैच देखा था बुरा लगा काफी नहीं नहीं, हाँ यार दो देखो राउंड तक अच्छे हार दो जीत चलती राउंड रहती है। बहुत से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, हम्म बहुत से लोग उन पे मीम बना रहे हैं, गलत बट बात रिंग में उतर के फाइट करना बहुत इज अलग बात हो इज नॉट जाती इजी। जब आपके जाड़ पे एक घुसा पड़ता है तो आपको सब पता चलता है कि बहुत मुश्किल कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स एनी डे किसी हम्म भी अलग दूसरे स्पोर्ट से मुश्किल है। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ये सारे स्पोर्ट्स अलग अपनी जगह पे मुश्किल है, बट इनको आप कभी भी कॉम्बैट स्पोर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। एमएमए से नहीं कर सकते, बॉक्सिंग से नहीं कर सकते, किक बॉक्सिंग से नहीं कर सकते, किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट जिसमें आपको पता है कि एक गलत ब्लो और आप मर सकते हो, या उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। काफी फाइटर हाँ बहुत से लोग मर मतलब जाते हैं, जान गवा चुके हैं अपनी बहुत से इसमें लोग मर जाते हैं, बट फिर भी बहुत अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है। जैसे हम्म इंडिया में रेसलर्स हैं, उनको हम्म आज भी धरने पे बैठना पड़ रहा है, हम्म तो बुरी हालत है। मैंने इसको फॉलो नहीं करा बट एमएमए करता हूँ मैं फॉलो काफी करता हूँ एमएमए को फॉलो पूरे हरियाणा के रेसलर्स जितने भी थे सब धरने पे बैठे थे ओके अभी थोड़े टाइम पहले, ओके ड्यू टू ओके सम रीजंस। किसी मिनिस्टर्स ने कुछ गलत काम करे थे उसको अपोज करने के लिए, बट हमारी सरकार ने उन्हें बहुत ज़्यादा थ्रैश करा। जो हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे लिए इतने बड़े बड़े मेडल्स लाए हैं देश के लिए, उनको रोडों पे डंडों से मारा गया, उनको बहुत ब्रूटली ट्रीट करा गया। तो एथलीट की कोई इस देश में कदर नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप क्रिकेटर हो। क्रिकेटर को लोग भगवान मान लेते हैं। ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो गोल्ड मेडल जितवाते हैं, बहुत कम लोगों को उस लेवल की रिकग्निशन मिलती है। जैसे नीरज चोपड़ा सर है, उनको आज बहुत अच्छे लेवल पे लोग बाग जानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी एथलीट होते हैं जो गोल्ड नहीं ला पाते, बट स्टिल दे आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वही है जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी स्टोरी कोई नहीं सुनना बिल्कुल चाहता भाई, चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया। जो मेडल ला रहा है उसकी वाहवाही हो रही है, जो नहीं ला रहा वो गालियाँ खा रहा है। अंशुल के साथ भी यही हुआ, अगर वो जीत जाता तो सारे
उसको अपना भाई बना लेते कि भाई हमारा इंडियन जीता है, जीता है, जीता। आज हार गया तो बहुत से उसी लोग को उसको ट्रोल ट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक डार्क साइड है भाई, ये हमेशा काफी लोग रहेगी। सपोर्ट भी कर रहे हैं, नहीं अभी होगा या बोल दिया क्या, ये नहीं हुआ, अभी होगा। अच्छा, तो भाई भाई ऐसे होता है इसमें जब तुम्हारा 29 मिनट ही छूट है सके, ये भी डालूंगा मैं। तो गाइस बीच में रुक गया कैमरा, पहली बार हम आप करे थे ना, ठीक है। तो हम अंशुल जुबली के बारे में हम बात कर रहे थे। एडिटिंग अच्छी करेंगे और इस पार्ट को बिल्कुल एंड में डाल देंगे कि हमारे कैमरे में ब्लूपर्स। ब्लूपर्स, चलो। इतने महंगे कैमरे हैं बट साले सिर्फ 29 मिनट रिकॉर्ड करते हैं, किसी फायदा, कोई फायदा नहीं है इनका सोनी भैया क्या कहते हो आप? हाँ, चलो। तो भाई ये तो डार्क साइड है, ट्रोल्स करना और लोगों को नीचा गिराना। मतलब इंटरनेट पे आप इससे एस्केप कर ही नहीं सकते। जहाँ कहीं ना कहीं आपके थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपको एंटी सोशल एलिमेंट्स आपके अकाउंट में आना अपने आप चालू हो जाएंगे। ये आप इनसे डील कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप इनको अपने सर पे ये हावी तो होने कुदरत देते का हो। नियम होगा एक तरह का। हाँ, आएंगे आएंगे। हाँ भाई, जो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद वॉनबीज होते हैं, वो खुद नहीं कर पाते। अब जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में भी ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिफ्टें नहीं मार पाते, तो वो हर एक्सरसाइज को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कोई अगर अच्छा स्क्वाट नहीं मार पाएगा या डेडलिफ्ट नहीं कर पाएगा तो वो स्क्वाट डेडलिफ्ट को क्रिटिसाइज करेगा साइंस के लॉजिक्स लगा के, कोई अलग अलग। एग्जाम्पल नेम अगर आप देना चाहते हो? भाई लोगों को अपने आप पता है, किसी का कंकाल आ जाता है हाथ में, कोई अच्छा। कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। तो आप कभी भी वीक माइंडसेट वाले लोग, इनको ना आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैसे बनते नहीं है, ये वैसे ही होते हैं। ये वो होते हैं ना क्लास में वो बच्चे जो मतलब शिकायत लगा कर आते हैं टीचर से छोटी छोटी चीजों की, हम्म। लेकिन अगर आप इनसे कुछ भी बोलो तो ये रोना छूट जाएगा इनका रियल लाइफ में। लेकिन जैसी टीचर आएगी तो ये पंप में आ जाएंगे, हाँ भाई अब तो मैडम का सपोर्ट आ गया, बैक होनी चाहिए बस बैक आ गई, अब तो मैडम की सपोर्ट आ गई। तो ये वही वाले लोग हैं कि इंटरनेट के बच्चे इंटरनेट पे वक्त है बस। अच्छा, तो इसी से आप स्पोर्ट्स की बात चल रही है, तो आप भी एक स्पोर्ट्स खेलते हो, आर्म रेसलिंग का, उसके बारे में हाँ, इंटरव्यूज को आप बताना चाहे कुछ? आर्म रेसलिंग भाई एट प्रेजेंट मेरे लिए सबसे फन और सबसे एंटरटेनिंग चीज है। कैलिस्थेनिक से भी ज्यादा मजा मुझे आर्म रेसलिंग में आ रहा है। तो आर्म ओके। रेसलिंग की शुरुआत तो भाई देखो सबकी ऐसी होती है कि सब अपने स्कूल से स्कूल के बेंचों पे आर्म रेसलिंग करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वहां पे लोगों को लगता है कि अगर हमें अपनी पावर चेक करनी है तो उसका सबसे इजी तरीका क्या है, अगर दो लोगों को अपनी दोस्त मिल पावर गए, और मर्दानगी पेश करनी है, अपने कजन दिखानी से है, अगर बराबर एक कजन है अपना वो मिल टोला गए, जमाना है। हाँ, तो वो हो भाई जाता दो है। लड़के हमेशा पंजा लड़ाएंगे, आजा अब पंजा मैं लड़ते हैं। तो अब नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ क्योंकि इंजर्ड हो गया था, आपको अच्छा बताया अच्छा, था मैंने, हाँ ऑपरेशन हुआ था। हाँ, तो तो अब उतना नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाँ अपने टाइम पे काफी हम कहते थे, बट हर भाई मौका मिलने आर्म पर रेसलिंग कहते हर थे। हर किसी को आर्म रेसलिंग के बारे में सीखना चाहिए। आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करने साइंस में पता चलनी बहुत चाहिए मजा उसके आना पीछे चाहिए। की। बिल्कुल, आर्म रेसलिंग कभी भी आर्म रेसलिंग को जाने बिना मत करो, तो वो रिस्की होती है, हाथ हम्म। वाथ टूटने का डर इसमें हमेशा रहता है। बीच में आपकी इंजरी हुई थी किस? हाँ, मेरे कंपटीशन में इंजरी हो गई थी काफी अच्छी, बट वो भी मेरी नादानगी की वजह से हुई थी, क्या क्योंकि हुआ था आप उस टाइम बताओगे थोड़ा? लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन गया था ओके। मैच के दौरान, तो उस पोजीशन में मुझे खेलना नहीं चाहिए था, बट हम इतने हाइपर हो जाते हैं कि जीत और हार दिखती है, पोजीशन सेफ्टी नहीं मतलब दिखती। ये? हाँ, आर्म पर रेसलिंग की पोजीशन कोई और गलत पोजीशन मत सोचना भाई, उसमें जाने में आप कभी रिस्की नहीं होते, उसमें आपको हमेशा मजा आता है। तो मैं एक गलत पोजीशन में चला गया था, ओके। और वो थोड़ी बहुत इंजरी तो हर स्पोर्ट्स का पार्ट है। अगर इंजरी से डरते रहोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला वो। बाइसेप टीयर हुआ था आपका? मेरी ये एल्बो? एल्बो के यहाँ से सारा मसल टियर हो गए थे, ओके। मतलब बहुत मेजर नहीं था, पर बट मेरी पूरी एल्बो पे रेनबो कलर्स आ गए थे। मतलब इतना ज्यादा डैमेज था कि मेरा हाथ सीधा नहीं हो पा रहा था, पर्पल हो गया बट होगा। उसको मैंने एक हफ्ते में ठीक कर दिया था पूरा। ओके। ठीक है, तो इंजरी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट इंजरी से हील करना आना चाहिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि भाई अगर उनको जिम में छोटी सी भी इंजरी होती है तो वो जिम करना छोड़ देते हैं, एक एक महीने रेस्ट लेते हैं या हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस चीज से आपको इंजरी हुई है उसी के अराउंड वर्क करके आप वो चीज ठीक कर सकते हो। मुझे आर्म रेसलिंग से इंजरी हुई थी, मैंने अपना हाथ आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज कर करके एक हफ्ते में ठीक कर दिया था। अच्छा। तो
तो भाई इंजरी से कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो अब एट प्रेजेंट स्पार्टा अकेडमी में हम आर्म रेसलिंग भी सिखाते हैं, ओके। और मैं आर्म रेसलिंग खुद भी करता हूँ। प्रोफेशनली मैं अपने आप को आर्म रेसलर नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्म रेसलिंग भी एक बहुत डीप और डेप्थ वाला स्पोर्ट्स है। ठीक है, इसमें लोगों ने 10-10 साल दिए तब जाके वो प्रोफेशनल बने। आज की डेट में बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6 महीने 3 महीने आर्म रेसलिंग करते हैं और यूट्यूब वीडियोस को देख लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा कंटेंट, तो उनको लगता है कि वो प्रोफेशनल बन चुके हैं और वो आगे लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। मैंने अब ज़्यादा फ़ॉलो तो नहीं करा इसको, लेकिन 1-2 अगर मैं फ़ेवरेट बोल लूँ, जिनको मैंने देखा, राहुल पानीकर हो गए, इंडिया के हैं वो, इंडिया बहुत के बढ़िया अपने, भाई, काफ़ी क्रेजी लैरी वील्स एथलीट। की वीडियो के बाद काफ़ी हाँ हाँ एकदम हाँ से हाँ, ग्रोथ हुई थी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल तब से बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी हाइट के, हमारी उसके वेट हाँ, क्लास वेट के कैटेगरी के बहुत स्ट्रांग है भाई वो, अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे को। बहुत टॉप टियर है, उनको भी 10-15 साल हो गए। हाँ जी। ठीक है, आर्म रेसलिंग में। तो जो मैं बात बता रहा था कि लोग बाग सीखने से पहले हुँ, सिखाना चालू कर देते हुँ। हैं, तो वो चीज पे भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि सिखाना बुरी चीज नहीं है। हुँ। हो सकता है अगर हमारे पास 100% नॉलेज नहीं है, हमारे पास 50% नॉलेज है, तो हम वो 50% नॉलेज को आगे किसी को सिखा सकते हैं जिसके पास 20% नॉलेज है, जिसके पास 0% नॉलेज है। तो सिखाना गलत नहीं होता, बट खुद को कभी भी अपने दिमाग में क्लेम मत करो, अपने दिमाग में ये मत बताओ कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं सारी चीज सीख चुका हूँ किसी भी स्पोर्ट्स में। ओके। एटलीस्ट 8-10 साल देने पड़ते हैं, तब जाके आप खुद को कह सकते हो कि हाँ अब मुझे कुछ ना कुछ पता है इसके बारे में। तो मतलब एक्सपीरियंस टाइम से आता है आपको, कोई भी माहिर एकदम से नहीं बिल्कुल होता, भाई, आर्म धीरे-धीरे ही होता है। रेसलिंग तो बहुत एक्सपीरियंस की गेम है। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है उसमें, क्योंकि आर्म रेसलिंग लोगों को लगता है सिर्फ ये करना है। आर्म रेसलिंग चेस की तरह है, बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत मतलब एक एक माइक्रो मिलीमीटर पे आपका हाथ जो सेट होगा या घूमेगा या होल्ड होगा, कुछ भी होगा, टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, उससे डिसाइड हो जाता है कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, जीतोगे या जीतोगे, हारोगे। हारोगे। तो वो विद इन एक फ्यू सेकंड्स में, 1 सेकंड पलक झपकने से पहले मैच खत्म हो जाता है। ओके। तो वो टेक्निक की मास्टरी से ही होती है वो चीज। अब जैसे मेरे हाथ पे लगी है, तो मैं इसको कवर कर सकता हूँ अपनी इंजरी को, बिल्कुल क्योंकि भाई। मैं बेंच कर लेता हूँ, हाँ, 100 बेंच अगर आप 120 कर लेता हूँ मैं, हाँ तो बिल्कुल ये भी हील हो सकता है मेरा, ऐसी बिल्कुल कोई भाई, बात अगर होती आप है? रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हो और आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो एनी डे आप अपने हाथ को स्ट्रांग बना सकते हो। मैं आऊँगा आपके पास इस चीज़ के लिए, श्योर भाई, हम बिल्कुल साथ में वर्कआउट की वीडियोस डालेंगे अब जल्दी। पक्का। अब मैं कैलिस्थेनिक्स करूँगा, एस्थेटिक के साथ-साथ। कैलिस्थेनिक्स और एस्थेटिक तो भाई हमेशा साथ साथ चलते हैं। कोई हुँ, कैलिस्थेनिक्स करने वाला अच्छा एथलीट आपको एस्थेटिकली अनप्लेजेंट नहीं दिखेगा, हुँ। और वो भी नेचुरल रह के। हाँ, लोग समझते हैं कैलिस्थेनिक मतलब मसल अप, मसल अप एक एडवांस हो गया। आप पुल अप ही अच्छा मार सकते हो ना, आपको मसल अप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर पुल अप अच्छा मार सकते हो आप। हाँ देखो, आफ्टर ऑल हमारा गोल हमेशा होता है प्रोग्रेस करना, हाँ, एक स्टेप आगे बढ़ना। हाँ, पुल अप जब आप बहुत अच्छे मारने लग जाओगे तो आप मसल अप मारोगे, मसल अप बहुत अच्छे मारने लगोगे तो आप वेटेड पुल अप, वेटेड मसल अप मारोगे, वन आर्म बिल्कुल। पुल अप मारोगे। एंडलेस स्किल्स है, एंडलेस प्रोग्रेशन है। और मतलब इसके साथ साथ तो बॉडी ग्रोथ बहुत बहुत क्रेजी होती है लोगों की। मतलब मैंने टाइम, सब कुछ टाइम पे टाइम डिपेंड देना है, पड़ता है, टाइम देना कैलिस्थेनिक्स इज पड़ता टाइम। अगर आप 0 पुल अप कर पाते हो है। और आप सोचो कि मैं मसल अप सीख जाऊं 3 महीने में, तो वो नहीं हो सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट हम तो ऐसे ट्रेन करते हैं, हम ऐसे ही ट्रेन करवाते हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं भी बोलूँ तो, अगर मेरे एक फ्रेंड है, सिख भाई हैं वो भी अपने, तो पुराने जिम में थे हम एक साथ, अब वापस मैंने वही जिम जॉइन करा है थोड़े टाइम पहले, तो वो मुझे मिले। तो उनको मेरी इंस्टाग्राम पे ग्रोथ अच्छी लगी पहले तो, आप जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, एंड साथ में मेरे जैसे मैं अब शरीर मेरा बड़ा है, तो हम्म काफ़ी इम्प्रेस हो गए वो। क्योंकि वो जानते थे मुझे इंजरी हुई है, सब कुछ हुई है, एक ही हम्म स्कूल में थे हमारे, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उनको मुझे 1.5 साल बाद मिले वो। टाइम के साथ मैं भी आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में, कि मैंने ग्रो कर लिया अपने आप को, और उस टाइम में बिल्कुल पतला सा होता था, तो वो भी हम्म हैरान हो गए। वो ये टाइम देना पड़ेगा किसी भी स्पोर्ट में टाइम आपको। टाइम यश भाई, इट इज ऑल अबाउट टाइम कंसिस्टेंसी। अगर कोई टाइम नहीं दे सकता तो ये चीजों में वो हमेशा एवरेज रहेगा। हुँ, अगर आपको अबव एवरेज बनना है, अगर आपका गोल नॉट द बेस्ट बनना भी नहीं है, सिर्फ अबव एवरेज जाना है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कुछ ओके। साल।
हर 12 महीने, महीने में 4-5 हफ्ते, हफ्ते में 4-5 दिन, 3-4 दिन, इतना तो देना पड़ेगा। अब आप सोचो कि मैं 3 महीने में 10 दिन जिम जाऊं और कुछ क्रेजी कर दूं, तो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नेचुरली नहीं हो सकता। 3 महीने एनहेंसमेंट नेचुरली, में भी नहीं हो सकता। हाँ, एनहांस होके भी कुछ नहीं हो सकता। अगर जब आप एनहांसमेंट पे जाते हो तो आपकी मेहनत आपको ट्रिपल करनी पड़ती है। लोगों को ये आज भी वहम है कि स्टेरॉइड्स लेने से बॉडी बन जाती है, बट भाई जब आप स्टेरॉइड्स के रास्ते पे जाते हो तो आपका डिसिप्लिन लेवल 10 गुना बढ़ता है, आपका हार्ड वर्क 10 गुना बढ़ता है, आपकी डाइट, डाइट न्यूट्रिशन 10 गुना बढ़ती है, आपके एक्सपेंसेस 10 गुना बढ़ते हैं। ओके। तो बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग का रास्ता स्टेरॉइड्स लेके आसान नहीं होता और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जब तक आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, आप स्टेज पे जा रहे हो, आप खेल रहे हो, तब तक ठीक लगता है आपको। उसके बाद की लाइफ भी थोड़ा डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो उनको तो मेंटेन पता है, करना, बॉडी बिल्डर्स को पता है अपनी लाइफ का। लेकिन अगर कोई यूथ देख रहा है कि इंस्टाग्राम पोस्ट के हाँ, लिए, वो गलत बात है। बहुत से लोग रॉयड्स का रास्ता चूज कर लेते हैं जिनको compete नहीं करना होता। मुझे आज साल तो हो गया डिसिप्लिन में। मैं 10th के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, आज तक मेरे एब्स नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है, मेरी इंड्योरेंस बढ़ रहा है, मैं उससे खुश हूँ। हाँ, हेल्दी एब्स लाइफस्टाइल है। एब्स आज की डेट में वैसे भी आउटडेटेड मानता हम्म। हूँ मैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं आपके ट्रैप्स, आपके फोर हाँ। आर्म्स, आपके लेग्स, अच्छी बार्न डोर बैक, थिक चेस्ट। एब्स तो कुपोषित लोगों जा के भी चुका हूँ। हो सकते हैं, ठीक है। एब्स आपके स्ट्रेंथ से ज्यादा आपके लो फैट होने का सिंबल है। जो बंदा लो फैट है उसके एब्स दिख जाएंगे, बट स्किनी बंदे के भी एब्स दिख जाएंगे, बट दोनों में से किसी के ट्रैप्स, फोर आर्म्स, डेल्टॉइड्स, बाइसेप, ये सारी चीजें सिर्फ उसी की दिखती है जो यूज है, जो बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रहा है, जो सिर्फ स्किनी नहीं है, जो सिर्फ खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहा, वो क्रेजी लिफ्टिंग भी कर रहा है। तो स्ट्रेंथ के स्टैंडर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं। अब जैसे आज की डेट में मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ जेल हाउस स्ट्रेंथ का। जेल हाउस स्ट्रेंथ एक कोच है हमारे बाहर के, जॉश ब्रायन। तो वो वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, जैसे कि टॉम हाविलैंड हो गया और डेथ ग्रिप डेरेक हो गया, शेन हंट हो गया, इन सबको उन्होंने ट्रेन कोच करा है जेल हाउस वाला। तो इनकी एक कोट चलती है, अ थिक नेक इज अ न्यू सिक्स पैक एब्स। नेक ट्रेनिंग बहुत से लोग निग्लेक्ट करते हैं, कभी करी नहीं है। हमारे यहाँ पे हम नेक ट्रेनिंग रेगुलरली करते हैं। तो एक थिक नेक आज के डेट में नए सिक्स पैक एब्स हैं। आप एब्स को, अपने पेट को एक ओवरसाइज टी शर्ट में छुपा लोगे, आप अपने स्किनी आर्म्स को एक ओवरसाइज टी शर्ट में छुपा लोगे, आप अपने स्किनी लेग्स को एक बैगी जीन्स या बैगी लोअर में छुपा लोगे। नेक को कैसे छुपाओगे? नेक आपके बारे में बहुत कुछ रिवील करती है। नेक आपको एक स्ट्रॉन्ग हेड इंजरी से बचा सकती है। नेक ट्रेनिंग करना एस्थेटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको, रादर देन किसी की पेंसिल नेक है। तो ये ट्रेनिंग आइडियोलॉजीज लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बदलती है। तो टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, पहले एब्स, बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए बॉलीवुड के उसमें देखा जाए, पहले संजय दत्त जो थे बॉडी लेके आए, संजय सलमान दत्त, खान एब्स लेके आए। बिल्कुल अब भाई, टाइगर श्रॉफ को अगर बोल दो तो हम्म, काफी जिम्नास्टिक के वो तो लोग बढ़ गए थे। एकदम एथलेटिक अब लोग वापस हाइब्रिड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की करते हैं। स्ट्रेंथ की तरफ जाना चाहते हैं लोग। फिर भी भाई देखो, एवरग्रीन सलमान खान, संजय दत्त ही है। वही लेके आए। वही बॉडी बिल्डिंग और ये मैस्कुलिन फ्रेम वाला कल्चर लेकर आए थे। उनसे पहले जो हीरो थे वो सारे डैड बोर्ड वाले थे, पेट निकल रहा है, मैन बूब्स है, बट उन्होंने ये सिनेरियो चेंज करा एंड आज की डेट में देखो वो ट्रेंड है। सही बात है। वो उनके खुद ना हो आज, लेकिन उन्होंने एक स्टार्ट दे दी। वो आज भी फिट है भाई, संजय दत्त आज भी पर्सनालिटी के मामले में सबसे ऊपर। वही है ना, आपकी गुड डीड्स होती है, आपके काम आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन आगे वो स्टार्ट दे सकते हैं काफी लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है लोगों को। तो आज वो कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो उनको ये भी देखना चाहिए कि हालांकि आगे वो आधे से ज्यादा बॉलीवुड वाले डम होते हैं फिटनेस मामलों में। हमने बहुत सारे केसेस में ये देखा है, बहुत सारी वीडियोस रील्स में हमने देखा है कि बॉलीवुड वाले न्यूट्रिशन की नॉलेज बिल्कुल गलत दे रहे हैं। मतलब एब्सोल्युटली, प्रोटीन 3 साल में डाइजेस्ट हो रहा है, जॉन अब्राहम कुछ बात कह रहा है, मतलब इनको वॉक देखने के लिए अपने आप को, इनको न्यूट्रिशन की नॉलेज इतनी नहीं होती। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि वो
ना ही प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, ना ही प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। होनी नहीं चाहिए, ना होना मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट बट होते अगर हैं उनको वो। कोई स्पॉन्सर कर रहा होता, कोई प्रोटीन अक्षय ब्रांड, कुमार को देख लो, वो क्या तो वो अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि प्रोटीन बहुत बुरी चीज है, कभी डब्बे मत लो, कभी पाउडर मत लो, प्रोटीन एक्स की ऐड कर रहा है, कोई प्रोटीन लो। कोई सेंस नहीं है उस चीज का। बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो, अब आप देख लो, बहुत से ब्रांड्स को और इन सब चीज़ों को प्रमोट करती हैं और फिर अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि हम शुगर नहीं लेते, ये सब नहीं लेते, बट प्रमोट क्या कर रही है? शुगर वाले ड्रिंक्स, हम्म कोक और ये हिपोक्रेसी नहीं पेप्सी। होनी चाहिए। हिपोक्रेसी के बिना ये इंडस्ट्री चलती नहीं है मेरे दोस्त। वही तो है। तो रियल रखो, जो जो भी है वो रखो अपना। बिल्कुल, रियल रहना थ्रू आउट द लाइफ काम आता है लोगों के। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके जसमीत भाई। सेम है भाई, काफी टाइम बाद मिले आई हम। एम सो ग्लैड और कि मुझे भी बोलने का मौका मिला, क्योंकि अक्सर लोगों के पॉडकास्ट मैं करता हूँ तो मैं सिर्फ सुनता हूँ, आई बी अ गुड लिसनर, बट आज आपने मेरे से बहुत सारी चीजें पूछी और मुझे बोलने का कैसा मौका मिला। लगा आपको पहला पॉडकास्ट भाई आपके साथ मेरा? एक्सीलेंट, क्रेजी भाई, क्रेजी। आप इसको हम ब्लेसिंग रेगुलरली करते रहेंगे और या पक्का शो। अपनी ग्रुप के साथ करेंगे किस दिन, सारे लोग श्योर बैठ श्योर के जब श्योर, डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे तो मजे आएंगे। पक्का। श्योर भाई, जल्दी मिलते हैं भाई। मिलते हैं। टेक केयर। अच्छा लगा आपसे बात करके सेम यार। है, थैंक सेम यू है। सो मच ओके, आने के बाय। लिए। बाय बाय।